बच्चा मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है और बाद में वो व्हाइट एलिफेंट की तरह से खड़ा हो जाता है। ना तो अपने एजुकेशनल करियर को जस्टिफाई कर पाता है और ना ही लाइवलीहुड को जस्टिफाई कर पाता है। और बच्चा 90 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो जो फ्रस्ट्रेशन लैड इश्यूज रहते हैं डिजिटल गैजेट्स के यूज की वजह से वो वाइप आउट हो जाते हैं बहुत हद तक। जो हमारी टीचिंग पेडागोजीज का टारगेट है वो ये है कि बच्चा स्किलफुल बने, एक पक्का अच्छा सिटीजन बने और ऐसा बने कि वह समाज को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सके। और तब से ये सीखने सिखाने का क्रम जारी है। वेलकम अगेन फॉर द पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री में, उनका इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से लेके लगभग 300 किलोमीटर के रेडियस में उनको सारे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और यहाँ तक कि 50,000 से ज्यादा बच्चे जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रकांत शर्मा सर की, जिन्होंने मेरे ही होम टाउन में जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे स्कूल के इन्विजिलेशन भी किया था। तो वहाँ का एक कोइंसिडेंस है और वो कोइंसिडेंस आज एक पॉडकास्ट के रूप में बदला। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं वहां से आज सर के साथ पॉडकास्ट ले पा रहा हूँ। हमने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप की, मेंटल हेल्थ की, क्या पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या चलना जरूरी है, सर के क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो मेंटल हेल्थ पर्टिकुलरली जो बच्चों के लिए आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एआई में अभी सर के कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए और कुछ सर्टिफिकेट भी मिले, तो जानेंगे उस बारे में भी इस पॉडकास्ट में। आपके जो भी सवाल है वो आप इस पॉडकास्ट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम सब तक वो चीज पहुंचा देंगे। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। We grown in some different arena. It is not as equal as today we are observing. I born in a middle class family. My father was a school principal, and his posting was in some Decoity area. It was called Morena. So I grown under his service areas, and I had my schooling from schools. But during school, there were some inspirations. We had some teachers who participated in the competitive examination and got success. So they were inspiration for us. Taking care of the same dream, I came to Gwalior and I graduated from there. And then I prepared for UPSC examinations. Unfortunately, early qualifications were only there. I could not get qualified for the final stage. But the preparation I had during those days, it played a key role in my entire career. एक तो सारे सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से स्टडी हो गया था और कॉम्पिटेंसी की समझ आ गई थी, एंड those were the hard days for me. I lost my father, and then I had to come to the livelihood, to the school education or coachings. Early time I spent in state board schools and local coachings. Then I shifted to CBSE, and in the last 25 years I am serving in this area. Within the career, I served as Saudi chairman. I was nominated as a city coordinator and convened in various committees led by CBSE. और तब से ये सीखने सिखाने का क्रम जारी है। अभी हम लोग जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं तब हम पूछते हैं कि आप कितने बच्चे अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो लगभग सभी लोग 100% बोलते हैं अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम जब अगला सवाल पूछते हैं कितने लोग अच्छे टीचर्स बनना चाहते हैं, तो वहीं शायद एक आधी हाथ खड़ा होता है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। आप ये चीज डेली बेसिस पे देखते हैं, तो क्या माइंडसेट चेंज हुआ है आपके अकॉर्डिंग, क्यों वो चीज नहीं आ रही है स्टूडेंट्स के अंदर? बेसिकली आपके प्रश्न को दो भागों में बांटता हूँ, एक तो स्टूडेंट्स की अप्रोच और दूसरा टीचर्स का माइंडसेट। ये सब सोशल जो पीयर लेवल है हमारा, जिसमें हर व्यक्ति जो लाइवलीहुड है उसको उस लेवल पे ले जाना चाहता है जहां जाके he will have pockets full to fulfill his dreams and to serve his family up to the level or to the extent where he is dreaming. तो ये एक चीज है जिसके चलते लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शन उनके पास प्रायोरिटीज में 1 2 3 रहे। और स्कूल इंडस्ट्रीज अभी लास्ट 10 इयर्स में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। इसके पहले स्कूल इंडस्ट्रीज के सैलरीज बहुत अच्छे लेवल पर नहीं होते थे, तो शायद टीचर्स की तरफ से ये एक प्रायोरिटी है और मैं मानता हूँ कि ये जीवन की वास्तविकता भी है। अभी हाल ही में काफी अच्छे से कॉम्पिटेंसी आई है, सैलरीज अपग्रेड हुए हैं और बड़े शहर जैसे इंदौर में लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिले। बच्चों का जो सवाल आपने पहले पूछा वो थोड़ा दूसरे किस्म का है। दरअसल अच्छे टीचर की परिभाषा लोग अपने हिसाब से करते हैं।
अच्छा शिक्षक जो होता है, he tries his or her level best to transform child's career, to transform his learning aptitude, to transform his vision. और जब भी कुछ बदलते हैं तो बड़ा पीड़ादायक होता है। सृजन कभी बिना पीड़ा के नहीं होता। बदलते परिदृश्यों में अलग अलग स्तरों पे टीचिंग पेडागोजीज की उस अप्रोच को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। जल्दी ही हमारे क्लाइंट जो थे, टीचर्स थे, पीयर्स थे, उन्होंने इसको समझ लिया और अपने आप को उसके अनुसार ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। शायद यही वजह है कि जो अच्छी टीचर की परिभाषा है वो दो स्तर पे चलती है, टीचर्स फ्रेटर्निटी के लेवल पे अलग, बच्चों के लेवल पे अलग। लेकिन बेहतर टीचर वो है जो बच्चे के पूरे लाइफ को, उसके दृष्टिकोण को ट्रांसफॉर्म कर दे और उसे उस लायक बनाए कि वो समाज को सर्व कर पाए। सर, एंटरप्रेन्योरशिप का ये जनरेशन एज शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं 2035 बहुत हद तक डोमिनेट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप एज में। आपके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पिलर है और उसको किस तरीके से नर्चर करना चाहिए? आपका क्या टेक है उस पॉइंट पे? Entrepreneurship has become an integrated part of life now. You cannot avoid it. अभी वो दिन चले गए कि we'll dream for some government job and we'll keep preparing for that, and after 30 we are moving towards some other arena जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। अभी जो परिस्थितियां ग्लोबली चेंज हुई हैं और भारत ने भी बहुत तेजी से बदला है अपने आप को, तो उसमें स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब मेरे ख्याल से मेन पिलर हो गए। मेरे स्कूल में भी कई बच्चे जो 9th, 10th, 11th में पढ़ते हैं वो नए नए स्टार्टअप्स पर काम कर रहे हैं। एंड वी कीप लर्निंग स्टोरीज फ्रॉम द वेरियस सेगमेंट्स के। इतने छोटे उम्र के बच्चे ने स्टार्टअप शुरू किया एंड ही बिकेम मिलियनेयर। ये आकर्षण भी है, सच्चाई भी है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरकार में आने के बाद से हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप और जो प्राइवेट पार्टनरशिप है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में बहुत तेजी से बढ़ी है। और उसका परिणाम है कि हम डिफेंस में देखेंगे कि क्या हम प्रोड्यूस करते थे 2014 के पहले, आज प्रोडक्शंस कितने तेजी से बढ़ी है। ट्रुथ ये है कि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट जो ओपनिंग्स थी वही की वही है। जितना भी इम्प्रूवमेंट आया है वो मॉडर्न यूथ के एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से आया है, प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से आया है। हम चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे रूरल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम किसी और फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और सोशल चेंज की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप को अवॉइड नहीं कर सकते। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे स्कूल में हमने इसके लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट तैयार किया हुआ है। हमारे बहुत ही वेल ट्रेन्ड जो टीचर्स हैं वो उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हम टाइम टाइम पे इस चीज को लेके बहुत प्रकार के ट्रेनिंग सेशंस उनके लिए कंडक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टी सर। एंड अभी एंटरप्रेन्योरशिप एंड आपकी जो स्कूल की थी, मैं जस्ट सेटअप कर रहा था तब एक स्टूडेंट को आपने एक सर्टिफिकेट मिला था जी। हालांकि मैं बहुत कम समय मैंने फोटोग्राफ्स तो पिक किए, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा वो किस चीज का सर्टिफिकेट था, क्योंकि उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स काफी मोटिवेटेड थे, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा डोमेन बन गया है स्कूल्स का, क्योंकि स्कूल के बच्चे ही कल के कॉलेज में जाएंगे और बाद फर्दर दे विल लीड सोसाइटी। तो मेरे स्कूल में कल और एआई और रोबोटिक्स और स्टेम को लेके बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उस डिपार्टमेंट में हमारे एक टीचर हैं राहुल खंडेलवाल साहब, उनके नेतृत्व में बच्चे बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी एक यूनिवर्सिटी में इसका कॉम्पिटिशन था और हमारे बच्चों ने जो मॉडल प्रेजेंट किए थे एआई बेस्ड, वो मॉडल्स को वहाँ पे फर्स्ट प्राइज दिया गया। ये एक तरह के इनोवेशन को अप्रिशिएट करना है, तो बच्चे किस तरीके से अल्टरनेटिव ऑप्शंस को लेके काम कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे बच्चों ने ब्लाइंड लोगों के लिए एक सेंसर बेस्ड तैयार किया था, एआई बेस्ड रोबोट तैयार किया था। वो उस व्यक्ति को सिर्फ चेहरे पर पहन लेना होता है और वो सेंसर्स के थ्रू बता देगा कि रोड कहाँ एंड हो रही है, सामने क्या ऑब्स्टिकल है, कितने लोग आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। हमारे बच्चे अभी रिमोट ऑपरेटेड रेल का डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं। तो वो किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस प्रॉपर नहीं है या जहाँ पे लाइन टूटी हुई है, वहाँ अपने आप सिग्नल के थ्रू रुक जाएंगे, आगे जाएंगे। ये सब चीजें मेरे स्कूल में बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर रहे हैं। सर, बड़ा अच्छा लगा। राहुल सर को स्पेशल थैंक्स सारे ही स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से कि आप बहुत ही राइट डायरेक्शन में एफर्ट ले रहे हैं, क्योंकि वही बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ नीड
की ऑफ एन आवर। सर इसी के ऊपर जब मैं आता हूँ, जब मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट आता है पेरेंट्स की तरफ से कि एट द एंड मार्कशीट में मार्क्स भी चाहिए। कहीं ना कहीं वो पेरेंटल एकेडमिक परफॉर्मेंस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एआई, वो तीन चीज में बच्चे को मैनेज करना आपके लिए भी बहुत चैलेंज होता होगा। एज अ प्रिंसिपल, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, पेरेंट्स की मार्क्स वाली एकेडमिक एक्सपेक्टेशन को आप कैसे फुलफिल करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं विद द बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर? देखिए, अब ये बहुत क्लियर हो गया है और सोशल माइंडसेट भी बदलने लगा है। अभी 5-7 साल पहले था कि पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग ओनली 90% प्लस, लेकिन अभी तेजी से जो परिवर्तन आए हैं ग्लोबली और नेशनली, लोगों को समझ में आया कि स्किल इज मच इम्पोर्टेंट। हम ये देखते हैं कि जो बच्चे मेरे समय में, आपके समय में एकेडमिक्स में लीडर थे, आज वो कहाँ हैं, और जो बच्चे स्किल्स के थ्रू डेवलप किए अपने आप को, आज वो कहाँ हैं। तो स्किल इज नाउ डोमिनेटिंग अपॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस। यस, still academic performance is quite important, and we do require them to have admission in good colleges or to place in some good areas, पर वो अंतिम सत्य नहीं है। हमने इसके लिए पेरेंट्स को बार बार उनके ट्रेनिंग सेशंस बुलाए, उनको इंटरेक्ट किया, उनको बातचीत की और समझाने में कामयाब रहे कि हमारे जीवन में स्कूल की जो रोल है, किसी को लाइवलीहुड के लिए तैयार करना नहीं है। स्कूल की रोल बच्चे को स्किल्ड बना के इस जीवन में अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लायक बनाने की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे स्कूल के टीचर्स, चाहे वो लैंग्वेज के कम्युनिकेशन की बात हो, आज हम सब्जेक्ट को स्टोरी टेलिंग से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बन जाए। हम सब्जेक्ट्स को लर्निंग आउटकम बेस्ड और उसको फोकस पूरी पेडागोजी से पढ़ाते हैं ताकि बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से लर्निंग का मास्टर बन सके। वो ये जान सके कि थियोरी, प्रिंसिपल्स और थ्योरम क्यों पढ़ना है। वो ये समझ सके कि ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट्स को बहुत बोर माना जाता है, उसके पढ़ने के पीछे रिसोर्स की वैल्यू को एस्टेब्लिश करना है, उसके प्रिवेंशन पे जानना है, किस तरीके से सोशल एनवायरनमेंट को हम एक इम्पैक्टफुल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, हम हिस्ट्री के कौन से फेल्यूर्स, कौन से लर्निंग को इम्प्लाई कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस या फाइनेंसिस के कौन से थ्योरीज को ला करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो जो हमारा एजुकेशनल ट्रेंड है या जो हमारी टीचिंग पेडागोजीज का टारगेट है, वो ये है कि बच्चा स्किलफुल बने, एक पक्का अच्छा सिटीजन बने और ऐसा बने कि वो समाज को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सके। जब ये बातें होते हैं तो फिर जो परफॉर्मेंस बेस्ड एकेडमिक प्रायोरिटीज हैं वो स्किलफुल प्रायोरिटीज के साथ में ट्यून हो जाती हैं और हम उसके साथ काम करते हैं। सर जब स्टूडेंट एकेडमिक्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, एआई में, एक्स्ट्रा करिकुलर में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एज ए स्टूडेंट मेंटल हेल्थ पे और प्रेशर लेने वाली, बट नेचुरली कहीं ना कहीं हम लेना शुरू कर देते हैं। वो पीयर प्रेशर कह लीजिए आप या परफॉर्मेंस प्रेशर कह लीजिए। आप उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो मेंटल हेल्थ एंड जो प्रेशर स्टूडेंट्स ले रहे हैं उस पर आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं थोड़ा इसकी बैकड्रॉप में देना चाहता हूँ। ये जो मेंटल प्रेशर या एक काउंसलिंग की बात शुरू हुई, दरअसल ये मशीन लर्निंग की शुरुआत का एक दुरुपयोग हुआ। हमारे समाज में एक जागरूकता नहीं थी, हमारे लोग लेट विद एग्जाम्पल नहीं जा रहे थे। तो जिस तरह से समाज के बड़े लोगों ने, पेरेंट्स ने मशीन टूल्स को, गैजेट्स को यूज करना शुरू किया तो टीनेजर उसके ट्रैक में आ गए। तो कोरोना के दौरान क्या हुआ, घर की बाउंड्रीज के अंदर बच्चे क्या हुए। हमने एक एनालिसिस किया उसके बाद में, कोरोना के बाद में पेरेंट्स से बहुत लंबी बातचीत की। पहले जो बच्चा बहुत तेज दौड़ता था और हमने देखा कोरोना के बाद वो स्कूल की स्टेयर्स को चढ़ने में उसको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि 3 साल के लंबे गैप की वजह से उसकी मसल एक्शंस बहुत ज्यादा एक डोरमेंट पोजीशन में आ गए थे। और उस दौरान उसने लगातार फिंगर मूवमेंट करना सीख लिया था, गैजेट्स को काम करना सीख लिया था। इन दो चीजों ने उसके दिमाग में जो सो कॉल्ड इंसोम्निया है या दूसरे प्रकार के जो हैप्पी हार्मोन्स का कम हो जाना है, वो चीजें पैदा हुई। ये बड़ी तेजी से टीनेजर्स में देखने को मिला। इसका एक बड़ा परिणाम हुआ कि फ्रस्ट्रेशन, टीनेजर्स के बीच में सुसाइडल अटेम्प्ट करना, हम कुछ हद तक कहें तो क्रिमिनल अपीयरेंस भी सामने आया। इसके लिए सीबीएसई ने बहुत पहले स्कूल्स को काउंसलर्स अपॉइंट करने के लिए गाइड किया हुआ है। हर स्कूल के पास होता है, हमारे पास भी है। अदर देन हमने क्या किया, सेटअप डेवलप किया स्कूल में।
स्कूल में एक वेल मेंटेन 0 आवर की हमने प्लानिंग की। मैंने ऑब्जर्व किया कि इंदौर जैसे बड़े शहर में घरों के पास खेलने की जगह नहीं बची है। हर पेरेंट्स के पास सिक्योरिटी, सेफ्टी और बिजनेस की वजह से बच्चों को कोच अवेलेबल कराना संभव नहीं है। तो मैंने मेरे स्कूल में अभी 14 कोचेस हैं यहाँ पे हैं, जो सुबह के 90 मिनट में बच्चों को, हर बच्चे को खेलना होता है। जब हर बच्चा 90 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो जो फ्रस्ट्रेशन लैड इश्यूज रहते हैं डिजिटल गैजेट्स के यूज की वजह से, वाइप आउट हो जाते हैं बहुत हद तक। फिर हम क्या करते हैं, एक 45 मिनट का हम CCA का एक टाइम रखते हैं जिसमें हमारे टीचर्स को करिकुलर एक्टिविटीज को, मैं कहूँ तो स्किल पर आधारित जो क्लब है उनके एक्टिविटीज को बच्चों को कराते हैं। और सिर्फ कराते नहीं है, उसके पूरे करिकुलम है, असेंबली को बच्चों के एज के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे स्कूल में छोटे से बड़े बच्चों को खड़ा कर देते हैं, जबकि उन सब बच्चों की फिजिकल नीड अलग होती है, उन सब बच्चों की मेंटल नीड अलग होती है, उनका सोशल इमोशनल जो डोमेन है वो डिफरेंट होता है। तो हमने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से छोटे बच्चों की अलग असेंबली, थोड़े 3rd to 5th वाले बच्चों की अलग असेंबली और ऊपर वाले बच्चों की अलग असेंबली, सबके एक्टिविटीज करिकुलम डिफरेंट किया हुआ है। ये जो प्रैक्टिस किया है हमने, उस प्रैक्टिस के कारण हम देखते हैं कि स्लाइड चेंजेस ऑब्जर्व हुए और वो चेंजेस एस्टैब्लिश होने लगे। हम देखते हैं कि बच्चों में मॉब मूवमेंट नहीं है, बच्चे व्यवस्थित तरीके से जा रहे हैं। हम देखते हैं बच्चों की बात करने का तरीका बदला है पहले से। हम समझते हैं कि बच्चों की जो झिझक थी बात करने की, प्रेजेंट करने की, वो खत्म हुई है। इस सब में हम सबने एक टुगेदरनेस से काम किया, हमारी पूरी टीम ने जबरदस्त काम किया, चाहे हमारे 14 कोचेज हों या हमारे दूसरे PGTs हों या हमारे इंचार्जेस हों, यहाँ तक कि हमारे स्कूल में छोटे से छोटे लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति भी हो, उन सब ने उसमें काम किया है, योगदान दिया और इस तरीके से हम धीरे धीरे उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर काफी बढ़िया आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट प्रेशर, कहीं ना कहीं स्टूडेंट बड़े नटोरियस होते हैं। मुझे आपसे बात करते समय आपने स्कूल डेज की याद आ गई कि हम लोग स्कूल में काफी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रिपोर्ट कार्ड हमने जो मेहनत करी वो पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाता है और कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। स्कूल अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा है लेकिन पेरेंट्स तक वो मैसेज प्रॉपरली नहीं जाता है और कहीं ना कहीं वो टाइमलाइन मैच नहीं हो पाती एक्यूरेसी को लेके या सिस्टम को लेके। उस पे सरस्वती स्कूल और पर्सनली आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? हमने एक्चुअली 2 बड़े स्टेप लिए हैं इसके लिए। एक तो डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसके ऑब्जर्वेशन को हमने बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ पेरेंट्स का शेयर किया है। दूसरे हमने असेसमेंट सिस्टम को बड़ा होलिस्टिक बनाया है। अब डे टू डे एक्टिविटीज को कैसे किया है, हमने एक ई-लॉग बुक प्रिपेयर की है जो हम ऐसे मान के चलिए कि क्लास 1 से लेकर 12 तक अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाया है। ई-लॉग बुक एक टेबल वर्क है जिसमें बच्चे के पेरेंट्स को बच्चे के घर पहुंचने से पहले सब्जेक्ट वाइज टीचर का नाम, सब्जेक्ट की एक्टिविटी, क्लासरूम पेडागोगी, लर्निंग आउटकम, सजेस्टिव एक्टिविटी, होमवर्क और नोटबुक वर्क, सब कुछ बच्चे के घर पहुंचने से पहले हम पहुंचा देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि कुछ बच्चे जो पेरेंट्स को शेयर नहीं करते हैं, ओपन नहीं होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे या हमारे स्कूल की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाती है। दूसरा हमने क्या किया है कि जब हम असेसमेंट को बच्चे की मार्कशीट के रूप में पेरेंट्स को देते हैं तो हम उसके साथ में 10-12 पेज की एक होलिस्टिक प्रोफाइल देते हैं बच्चे की, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देते हैं बच्चे का, जिसमें हर सब्जेक्ट में उसको जो नंबर आए हैं, जो मार्क्स उसने अचीव किए हैं, उसको पैरामीटर बेस्ड जस्टिफाई करते हैं। अगर चाइल्ड 10 of 10 है तो वो क्यों है। सपोज करो मैथमेटिक्स है तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में बच्चा कैसा है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में कैसा है, कैलकुलेशन में कैसा है, एनालिसिस में कैसा है, और भी दूसरे जो मैथमेटिक्स के पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को उसको जस्टिफाई करते हैं। सिमिलरली लैंग्वेज में, सिमिलरली ह्यूमैनिटीज में और साइंस में वो पैरामीटर्स अलग अलग रहते हैं। तो पेरेंट्स के सामने क्लैरिटी रहती है कि मेरे बच्चे को अगर 100 में 100 आए हैं तो क्यों आए हैं, और अगर कम मार्क्स आए हैं तो क्यों आए हैं। सजेस्टिव पेपर्स भी पेरेंट्स को मिलते हैं एक्टिविटी को लेकर। साथ में हम बच्चे के सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जो 3 राइट है उसके लर्निंग के, उन डोमेन को भी हम एक्सप्लेन करके पेरेंट्स तक भेजते हैं। जो पेरेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं, जो पेरेंट्स इंटरेक्टिव होते हैं, उन पेरेंट्स के लिए ये बड़े वरदान की तरह से, हमारे टीचर्स के लिए हालांकि हार्ड वर्क है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने। सर आपने स्टूडेंट्स और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन रखा है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो एकेडमिक इनपुट है या फिर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रन होते हैं स्कूल में, वो आप किस तरीके से लीड करते हैं और कितने समय में आप टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? देखिए, जैसे हर
इलाके में हर एरिया में जैसा होता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय आता है शुरू में फ्रेश एम्प्लॉय आता है और उसको सिस्टम तैयार करता है। सीबीएसई ने स्कूल एजुकेशन में एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। 50 आवर्स ट्रेनिंग को उन्होंने कंपलसरी किया, 25 आवर इन हाउस और 25 आवर आउट हाउस। इन हाउस ट्रेनिंग में मेरे साथ में करता हूँ अपने टीचर्स को लेके। बाहर हमारे टीचर्स सीबीएसई के जो प्रोग्राम्स आते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, सर्टिफिकेट्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं। हर ट्रेनिंग के बाद हमारे टीचर्स बाहर जाते हैं, वो बाकी लोगों को वो ट्रेनिंग शेयर करते हैं। मैं भी बाहर जाता हूँ तो देखिए उनके साथ में आता हूँ और उसके ऑब्जर्वेशन और उन टारगेट सेट करते हैं, उन टारगेट्स को ऑब्जर्व करते चले जाते हैं। चीजें पकड़ में आती जाती हैं कि जो भी ट्रेनिंग के आउटपुट्स हमने रखे हैं वो आउटपुट्स क्लासेस में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक बच्चों की स्टूडेंट काउंसिल है, ये इलेक्टेड काउंसिल होती है, नॉमिनेटेड काउंसिल नहीं है। तो बच्चों को हम शुरू से डेमोक्रेटिक लर्निंग देते हैं, वहां से हमारे पास फीडबैक, हमारे पास पेरेंट्स फीडबैक आता है। तो हम हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद तय करते हैं कि उनको कौन सी नई ट्रेनिंग करना है और उस ट्रेनिंग का किस तरीके से एक रिवर्ट बैक भी करना है और फॉरवर्ड जाना है। जब रिवर्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर एक प्रोसेस होती है टीचर्स के बीच में, हमारे बीच में, और लर्निंग कॉन्सेप्चुअल क्लियर पे अच्छी होती जाती है, हार्ड होती जाती है और उसके परिणाम सामने। सर, आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए काफी कुछ स्टेप्स लेते हैं एकेडमिक्स और टेक्निकल वाइज भी। मैं आपसे एक मैसेज चाहता हूँ स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, व्यूअर्स, क्या आपका एक मैसेज रहेगा उनके लिए? स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट होता है, टीनेजर बच्चा आपके फिलोसॉफिकल जो आइडियोलॉजी है उसके साथ चलेगा, ये जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनकी मस्ती बरकरार रहे और मस्ती के साथ में सीखने की भूख, आगे बढ़ने की जो उनकी इच्छा है वो बरकरार रहे। इन तीनों में जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक जो स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी है, कम्युनिटी है, वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। हुआ क्या है कि पीयर प्रेशर की वजह से सारे बच्चे दौड़ने लगे हैं कोटा की तरफ, सारे बच्चे दौड़ने लगे हैं जेईई नीट के लिए ड्रॉप करने के लिए। इस दौर में इन परीक्षाओं में जो सक्सेस का रेशियो है वो 2 से 3% का है। बच्चा मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है और बाद में वो व्हाइट एलिफेंट की तरह से खड़ा हो जाता है। ना तो अपने एजुकेशनल करियर को जस्टिफाई कर पाता है और ना ही लाइवलीहुड को जस्टिफाई कर पाता है। मेरा सुझाव है बच्चों को, खूब फन करो, खूब एंजॉय करो, लेकिन स्किल के डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दो, so that you will be the ready earner when you will leave your college or school. I think यही एक वेरी ब्यूटीफुल मैसेज सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो पे आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपकी बहुत सारी ट्रॉफीज को देख के मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि मेरा भी ऑफिस का कैबिन रहे और वहाँ इतनी सारी एंटरप्रेन्योर्स की ट्रॉफी रहे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अ लॉट।